स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं यहाँ पे मिलकर डिस्कस कर रहे हैं अभी तक हैबर्स प्रोसेस को, जिसमें हमने कंडीशंस तो सारी देख ली हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियली हैबर्स प्रोसेस कंटिन्यू किस तरह होता है। जितनी कंडीशंस पड़ी हैं अब उन सबको हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह हैबर्स प्रोसेस में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और प्रोडक्ट क्वांटिटी को मैक्सिमम बनाया जा सकता है। ये सारी बातें चलते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम हैबर्स प्रोसेस को मजीद पढ़ेंगे। 2 लेक्चर्स में पिछले हम ये देख चुके हैं कि कंडीशंस किस तरह से डिसाइड की जाती हैं। अब कंडीशंस डिसाइड हो गई, पता लग गया कि हैबर्स प्रोसेस को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है ताकि बहुत ज्यादा अमोनिया की प्रोडक्शन हो। तो अब देख लेते हैं कि जब ये प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल पे जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, तो आगे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या किस तरह से ये प्रोसीड करता है। ठीक है, अब हमने हैबर्स प्रोसेस को इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। हैबर्स प्रोसेस का ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि तरीका वही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया प्रोड्यूस कर देगा। रिएक्शन आपको ये वाला बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी आना चाहिए। नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ और आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये है और ये बात याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम लेक्चर के एंड पे जाके करेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैबर्स प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब हैबर्स प्रोसेस में 2 ही हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ज्यादा तो रिएक्टेंट्स हमारे पास है नहीं। अब वो कौन से रिएक्टेंट्स हैं, आप सबने याद रखना है। 2 रिएक्टेंट्स हैं, याद क्या रखने, अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोसेस के लिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऑब्टेन किस तरह करते हैं। ठीक है, मिलते हैं किस तरह से हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन आप एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज होती है, ये चीज मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी। वैसे पेट्रोलियम का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक बहुत बड़े कॉलम में फ्रैक्शंस बने होते हैं और जिस गैस की जहां करके जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उस हिसाब से या उसके इस तरह फ्रैक्शंस बने होते हैं और उसकी डिस्टिलेशन हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। हर फ्रैक्शन या हर पॉइंट का एक अलहदा फ्रैक्शन बना होता है, हर पॉइंट पे हर गैस का अलहदा कंटेनर बना हुआ है। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझेंगे। लेकिन आप सबने याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं एयर की, और एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें नाइट्रोजन ऑब्टेन हो जाती है। ऐसे तो नहीं ले सकते ना, देखें बेशक आपके एनवायरमेंट में है लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप कंटेनर रखें और उसके अंदर नाइट्रोजन इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। आपको एयर से किसी तरह किसी तरीके से किसी केमिकल तरीके से इसको ऑब्टेन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल तरीका ही चलता है। उसके अलावा क्या होता है, आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएं तो भी अमोनिया बन जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन तो है ही नहीं, लेकिन ये एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास नाइट्रोजन फॉर्मेशन हो जाती है। और वो डिटेल्ड प्रोसेस हमने अभी नहीं पढ़ना क्योंकि आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन तो है नहीं, लेकिन ये प्रोसेस एक डिटेल्ड प्रोसेस है। जैसे ही इंडस्ट्रियल तौर पर इसको कंटिन्यू किया जाता है तो आपके पास फाइनली क्या होता है, नाइट्रोजन बन जाती है। क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए सिर्फ इसका नाम याद रख लें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, नाम भी नहीं है ये, वैसे आपका बस एक यूं समझे रिएक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी, आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी एयर की, और दूसरा क्या चीज है, आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगी। ये तो बात हो गई नाइट्रोजन की। अब चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि नेचुरल गैस की स्टीम रिफॉर्मिंग कर दें। ठीक है, मतलब स्टीम की प्रेजेंस में नेचुरल गैस के साथ उसका स्टीम का रिएक्शन करवा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इथेन की कैटालिटिक क्रैकिंग कर दें, इथेन की या हाइड्रोकार्बन्स की कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं। ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग वाला प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हम इस पर बात बहुत ही थोड़ी सी करेंगे, ज्यादा लंबी बात इस पर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस आपको ऑलरेडी आता है। हम अभी बात करेंगे ये स्टीम रिफॉर्मिंग की। स्टीम क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है, स्टीम कोई डिफरेंट चीज नहीं है, पानी है, वाटर है, और वाटर को जब आप गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं स्टीम। ठीक है, इतनी इजी सी डेफिनेशन है कि आपका जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में है। तो स्टीम रिफॉर्मिंग हमने किसकी करनी है, हमने करनी है नेचुरल गैस की। जब भी नेचुरल गैस की बात करते हैं तो हम कौन सी गैस की बात कर रहे होते हैं, हम मीथेन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल गैस में आप ज्यादा क्वांटिटी है ही मीथेन की। तो नेचुरल गैस का जब भी जिक्र आए ना, याद रखना है कि बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हैं, आप मीथेन की बात कर रहे हैं। अब आपने मीथेन का रिएक्शन करवाया स्टूडेंट स्टीम के साथ। स्टीम क्या चीज है, वही वाटर है, सिर्फ वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब आपके पास
अगर इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये गैसियस फॉर्म में होगी, ठीक है। अब आपके पास स्टीम का रिएक्शन होगा, किसके साथ रिएक्शन होगा, मीथेन के साथ रिएक्शन होगा और रिजल्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे। ऑब्टेन भी तो हम हाइड्रोजन ही कर रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है कि आपने स्टीम रिफॉर्मिंग करवाई, इस रिएक्शन का नाम है स्टीम रिफॉर्मिंग। और स्टीम रिफॉर्मिंग की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। ये दोनों गैसेज हैं, ये भी आप सबको पता है। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन तो गए, हाइड्रोजन ऑब्टेन हो तो गई, लेकिन इसको यहाँ पे, इस प्रोसेस को यहाँ पे एंड नहीं किया जा सकता। इसको एंड क्यों नहीं किया जा सकता, ये जरूरी बात है सुनने वाली। कार्बन मोनोऑक्साइड आप सबने याद रखना है स्टूडेंट्स के पॉइजनस गैस है। ये बात आप सबको वैसे ऑलरेडी भी पता है कि ये एक पॉइजनस गैस है। अगर ये पॉइजनस गैस है तो इसका मतलब किसी और चीज के साथ भी रिएक्ट करके ये उसके अंदर पॉइजन कॉज कर सकती है। तो किस चीज के साथ रिएक्ट करेगी स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगी कैटलिस्ट के साथ। कैटलिस्ट कौन सा था, आप सबने पिछले लेक्चर में मेरे साथ पढ़ा, इससे आप सबको आइडिया है। कैटलिस्ट हमारे पास आयरन है। तो ये क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपने सिस्टम में से ना निकाली और इसी तरह आपने हेबर्स प्रोसेस कंटिन्यू होने दिया तो नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कैटलिस्ट की पॉइजनिंग कर देगा। कैटलिस्ट को उस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि वो हेबर्स प्रोसेस को कंटिन्यू करवाए। इसका मतलब है कि रिएक्शन में से कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूवल बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है, गौर से सुनने वाली बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूवल जरूरी है, वरना ये कैटलिस्ट को खराब कर देगी। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का मजीद हम रिएक्शन करवाएंगे स्टीम के साथ। अभी भी आपने इसको वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं कहना, अभी भी ये स्टीम ही है। ये सब गैसियस प्रोडक्ट्स हैं आपके, रिएक्टेंट्स भी गैसियस फॉर्म में है, प्रोडक्ट्स भी गैसियस फॉर्म में है। तो आप यूं समझे स्टूडेंट्स कि आपके पास स्टीम रिफॉर्मिंग का ये पहला स्टेप है जिसमें मीथेन का रिएक्शन हो गया स्टीम के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बन गया। वहां पे स्टॉप क्यों नहीं किया रिएक्शन को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। इसने अभी क्या करना है, कैटलिस्ट को खराब कर देना, उसकी पॉइजनिंग कर देनी है। इसलिए इसका सेकंड स्टेप कंटिन्यू किया गया जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर रिएक्ट करवाया गया स्टीम के साथ। इसको वाटर नहीं कहना, स्टीम कहना है, क्योंकि वाटर आपका गैसियस फॉर्म में है। दोबारा से जब रिएक्शन हुआ स्टूडेंट्स तो क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन आपके वाटर के अंदर मौजूद है ना, ये जो ऑक्सीजन मौजूद है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पास चली जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस नहीं है, इसको हमने पॉल्यूटेंट में पढ़ा था, लेकिन आप सबको याद होगा कि एज अ पॉल्यूटेंट हमने इसकी ये बात की थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या करती है, ये सिर्फ आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है और फिर एंड पे ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, वरना इसकी प्रेजेंस और कोई नुकसान नहीं दे रही होती। इसकी प्रेजेंस जरूरी है, प्लांट्स के लिए जरूरी है, बाकी चीजों के लिए जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना प्रेफरेंस होती है या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, तो आप सबने याद रखना है कि सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूवल। ये पॉइजनस है, ये ह्यूमंस के लिए भी पॉइजनस है, ये प्लांट्स के लिए भी पॉइजनस है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो है ही है। साथ ही साथ ये नॉन लिविंग हमारे जो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स, जो हमारे पास सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं आपके रिएक्शन में, उनको भी पॉइजन कर देता है। तो बात समझ में आ रही है, ये ठीक है। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को क्योंकि अब हमने रोकना है, स्टीम से पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है क्या होगा, एनवायरनमेंट में भेज दी जाएगी। अगर प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा आप लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने अंदर ले लेंगे, अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये बात समझ में आ गई। ये है हमारा एक प्रोसेस जिसमें हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करने का ये जो हमारा एक प्रोसेस था, इसको हमने स्टडी कर लिया। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस के प्रोसेसेस क्योंकि डिटेल्ड प्रोसेसेस हैं और इतनी डिटेल अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ उन प्रोसेसेस की थोड़ी सी डिटेल दी है, मतलब थोड़ा सा बताया है कि वो क्या होते हैं। लेकिन आपको ये यहाँ तक समझ में आ गई ना कि नाइट्रोजन भी मिल गई, एक प्रोसेस से हाइड्रोजन भी मिल गई। एक और प्रोसेस रह गया हमारे पास, वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। इथेन की कैटालिटिक क्रैकिंग होती है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में किसी भी हाइड्रोकार्बन की हो सकती है, ये आप सबने बात याद रखनी है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की कैटालिटिक क्रैकिंग हो रही है। कौन सा हाइड्रोकार्बन हमने यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया 2 कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है, वो इथेन होता है हमारे पास। इथेन की क्रैकिंग हुई, क्रैकिंग का मतलब ये टूटा, टूट के किस चीज में कन्वर्ट हो गया, इथीन में कन्वर्ट हो गया, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला से अब आपको पहचानना आ जाना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड है। बुक के हम एंड पे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इन फॉर्मूला को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है।
अब स्टूडेंट्स इथेन की क्रैकिंग हुई है, वो कन्वर्ट हो गया इथीन में और हाइड्रोजन में। तो ये चीज जब मैं आपको कैटालिटिक क्रैकिंग पढ़ा रही थी वहां पे भी मैंने मेंशन की थी कि आपका प्रोडक्ट अक्सर हाइड्रोजन भी बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हाइड्रोजन आप हैबर्स प्रोसेस में यूज कर लेते हैं। तो देखा, हमारी केमिस्ट्री इस तरह नहीं है कि मुश्किल सब्जेक्ट है और चीजें अलग अलग हैं, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। ठीक है, केमिस्ट्री में ये चीजें होती ही इंटरलिंक्ड है, इसीलिए उनको इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए, ईजी रह जाती है केमिस्ट्री। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन ऑब्टेन हो गई। अब रिएक्शंस खत्म हो गए, वो रिएक्शंस जिनमें से आपने नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी थी और हाइड्रोजन ऑब्टेन करनी थी। ये गैसेस आपकी कौन सी गैसेस हैं, ये रिएक्टेंट गैसेस हैं। किस प्रोसेस का रिएक्टेंट है, ये हैबर्स प्रोसेस का रिएक्टेंट है। ठीक है, आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म में इन सारे प्रोसेसेस में ऑब्टेन तो हो गई, लेकिन अब ये किसी और प्रोसेस का रिएक्टेंट बन जाएंगी और ये हैबर्स प्रोसेस का रिएक्टेंट बनेगी। जैसे ही ये हैबर्स प्रोसेस का स्टूडेंट्स रिएक्टेंट बनेंगी ना, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे कंटेनर अलहदा हो जाएगा। ठीक है, बेशक नाइट्रोजन हाइड्रोजन आप जिस भी कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे थे, आप उसी में हैबर्स प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करवा सकते, क्योंकि उधर तो और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस बन रहे हैं ना, और वहां पे कंडीशंस भी चेंज है। अब आपने कंडीशन चेंज करनी है और कोई कंडीशन देनी है। अब क्या होगा कि इन रिएक्टेंट गैसेस को जो बन गई अपने अपने तरीकों से, इनको अब आपने ले जाना है दूसरे कंटेनर में जिसमें हैबर्स प्रोसेस कंटिन्यू होगा। दूसरे कंटेनर में स्टूडेंट्स ले जाने से पहले याद रखने वाली बात है कि इन गैसेस को स्क्रब किया जाता है। स्क्रब का क्या मतलब होता है? स्क्रबिंग ऑफ गैसेस का मतलब होता है, या स्क्रबिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि आप उनमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज होता है ये स्क्रबिंग का प्रोसेस, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। तो गैसेस को स्क्रब करना जरूरी होता है ताकि उनके साथ इम्प्योरिटीज दूसरे प्रोसेस में ना जाए, क्योंकि इम्प्योरिटीज खुद भी रिएक्ट कर सकती हैं, आपके नए प्रोडक्ट्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए इनका जो ट्रांसफर है उसको रोका जाता है। अब रिएक्टेंट गैसेस को स्क्रब कर दिया, हैबर्स प्रोसेस के लिए इसको ले गए, और अब हमने क्या किया, हैबर्स प्रोसेस कंटिन्यू करवा दिया, जिसके बारे में आप सबने याद रखना है। मैं इसी रिएक्शन के ऊपर आपको कंडीशंस, 20,000 किलो पैस्कल प्रेशर है वो तो आप सबको पता है, कैटलिस्ट आयरन है वो भी आप सबको पता है, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता वो ये है कि टेम्परेचर हमने कितना रखना है। तो आप सबने याद रखना है कि टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस, ये वो ऑप्टिमम और कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर है जो अब हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको रिएक्शन को कंटिन्यू करवाया एक नए कंटेनर में, और नए कंटेनर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ करेगा कंबाइन। प्रेशर होना चाहिए 20,000 किलो पास्कल। इसका मतलब है आपने इतना कंप्रेस कर दिया गैसेस को। ये बात समझ में आई, पॉइंट समझ में आया कि गैसेस को कंप्रेस करने का क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी चीज को, मतलब गैस को कंप्रेस करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है आप उसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि आपने प्रेशर इंक्रीज किया है, इंक्रीज इन प्रेशर। अब आपने क्योंकि स्टूडेंट्स प्रेशर को किया है इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज कितना करना है, प्रेशर आपने ले जाना है 20,000 किलो पैस्कल तक। इतना आपने रिएक्टेंट्स को देना है प्रेशर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। टेम्परेचर आपने देना है 450 डिग्री सेल्सियस, और कैटलिस्ट आपका यूज होगा आयरन। ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, मैं यहाँ पे एक दफा लिख देती हूँ। आपके पास 20,000 किलो पैस्कल होना चाहिए प्रेशर, 450 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, और आयरन कैटलिस्ट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनके बगैर हैबर्स प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं जिससे हमने लेक्चर का स्टार्ट लिया था कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस बात को याद रखना है। तो इस बात को क्यों याद रखना है? देखें, ये रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसका मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाएंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अमोनिया ब्रेक डाउन करके वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा, और उसके बाद मजीद अमोनिया नहीं बनेगा। रिवर्सिबल का तो यही मतलब होता है ना कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है ना स्टूडेंट्स, ये बात गौर से सुननी है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है। एट इक्विलिब्रियम आप सबने याद रखना है कि जितना जो अमोनिया बना है ना, उसकी क्वांटिटी होती है 15%। 15% अमोनिया आपको एट इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हैबर ने जो प्रोसेस दिया उसने 8% अमोनिया निकाला, हमने उसमें बहुत कंडीशंस चेंज करके 15% अमोनिया कर दिया, तो ज्यादा फर्क तो नहीं है, तो इतना हमने कंडीशंस पे क्यों सर खपाया? तो ये बात याद रखनी है, गौर से सुननी है कि 15% अमोनिया है, लेकिन स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 15% अमोनिया आया और आपने क्या किया कि उसको अलहदा कर लिया और इस तरह से रिएक्शन खत्म, ऐसे नहीं होता। अब अमोनिया आपने अलग कर लेना है।
हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से अमोनिया रिमूव करना है। जब आपको याद आ गया होगा कि हमने बात की थी कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दें, अमोनिया रिमूव कर दें। अमोनिया कैसे रिमूव होता है? अमोनिया लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि पिछले लेक्चर में हम ये सारी बात डिस्कस कर चुके हैं। अब अमोनिया आपने अलग कर दिया और अमोनिया अलग करने के बाद आपके पास क्या हुआ? कौन सी चीज बच गई? प्रोडक्ट तो निकाल लिया आपने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही रह गया ना। इनको आपने क्या करना है? दोबारा से कैटलिस्ट के पास से गुजारना है। ये बार बार रीयूज होंगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब तक आपके पास बच जाएगी तब तक आप उसको रिएक्शन बार बार करवाएंगे। आपके इस हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स के कैटलिस्ट बेड्स होते हैं जिसके ऊपर से इन गैसेस को गुजारा जाता है। तो उन बेड्स के ऊपर से जब गैसेस को गुजारा जाता है तो उसी दौरान आपका रिएक्शन कंटिन्यू होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया गैस बन जाते हैं। तो ये अमोनिया गैस जब बन जाएगी, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि उसका अभी ज्यादा है, अभी रीच नहीं हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह से आप उसको कंडेंस्ड फॉर्म में अलग कर लेंगे। आपने अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और पूछी जाती है कि हैबर्स प्रोसेस में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की? तो आप सबने याद रखना है कि क्वांटिटी होती है 1:3। ये जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 1:3 क्वांटिटी है। ये बात मैं इधर अलहदा से भी लिख देती हूँ, 1:3 है। 1 कितनी कौन सी चीज है? 1 है आपका नाइट्रोजन और 3 गुना आपने यूज करना है हाइड्रोजन। 1:3 का ये मतलब है कि जितना नाइट्रोजन है ना उससे 3 टाइम्स ज्यादा आपने हाइड्रोजन यूज करना है, फिर आपके पास अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। तो ये है आपके पास रेशो, जो नंबर ऑफ मोल्स जो है वही रेशो है आपकी। इस तरह से अमोनिया की प्रोडक्शन हो जाएगी। अमोनिया अब आपको लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन हो गया। ये अमोनिया स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है, लेकिन ये क्योंकि लिक्विड अमोनिया थोड़ा सा डिफिकल्ट टू हैंडल होता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इसको एज इट इज फर्टिलाइजर के तौर पे नहीं यूज करते, इसको और भी प्रोसेसेस से गुजारते हैं। अब हम उस बात की तरफ वापस आते हैं कि 15% तो ऑब्टेन हो गया है, लेकिन ये तो हमारा मकसद नहीं है। तो अमोनिया आपने रिमूव कर दिया लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही आपने रिमूव किया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को दोबारा गुजारा कैटलिस्ट से, तो क्या होगा कि बार बार अब अमोनिया बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? 15% से ये आपके पास 98% तक अमोनिया की यील्ड चली जाएगी। मतलब 98% आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अमोनिया, अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं जो हमने सारी की सारी अभी तक पढ़ी हैं। बात समझ में आई? ये मकसद होता है ली शैटलर्स प्रिंसिपल जो पढ़ा, चैप्टर 1 की जो इतनी डिटेल पढ़ी, केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने इतना डिटेल में पढ़ा, उसका क्या मकसद था? ताकि आप इंडस्ट्रियली ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें और आपको नुकसान बहुत थोड़ा हो, कॉस्ट बहुत कम जाए, एफर्ट बहुत कम जाए। लो कॉस्ट लो एफर्ट, ये हम पहले दिन से डिस्कस करें कि ये हमारा इंडस्ट्रियल मकसद होता है। अब अमोनिया के बारे में हम बात करते हैं। तो अमोनिया के बारे में सबसे पहली बात तो यही है कि लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन हो गया। ये अमोनिया इन इट सेल्फ फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो सकता है, लेकिन ये यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बड़ा अजीब सा, मतलब स्टिकी सा लिक्विड होता है और ऐसा लिक्विड होता है जिसकी हैंडलिंग मुश्किल होती है, इसकी स्मेल भी क्योंकि होती है। इसलिए इस अमोनिया को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाता है। और फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है, लेकिन उसके बाद इसको यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अमोनिया को यूज करके नाइट्रिक एसिड भी बनाया जाता है अमोनिया से, ठीक है, और वो नाइट्रिक एसिड भी आपके पास एज अ फर्टिलाइजर यूज हो सकता है। तो अमोनिया के बहुत सारे यूजेस है, इसी वजह से ये हैबर्स प्रोसेस हम पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियली इसको कंटिन्यू करते हैं। हैबर्स प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू आपके फर्स्ट चैप्टर की भी रिवीजन हो गई है और साथ ही साथ आपको ये भी पता लग गया कि हमने फर्स्ट चैप्टर को क्यों पढ़ा था। अब इसके बाद हम अमोनिया की प्रोडक्शन तक आ गए। हमने अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनकी प्रोडक्शन भी पढ़ ली है, अमोनिया भी देख लिया, कंडीशंस भी ऑप्टिमम कर दी हैं। अब हम ये देखेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में कि अमोनिया को यूज करके किस तरह से हम यूरिया बना सकते हैं और यूरिया से फर्टिलाइजर बनता है, ठीक है। उससे पहले लेकिन आप इन सारी चीजों को याद रखें, क्योंकि ये सब चीजें, ये सब पॉइंट्स आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हैबर्स प्रोसेस अब हमने फाइनली कर लिया डिस्कस, हमने उसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही लिया। ये इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया की प्रोडक्शन हमने देखी है ना, अब इस अमोनिया को हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है कि किस तरह से आपके पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के लिए ये यूज होता है। तो आप इसको रिवाइज करें, पूरा हैबर्स प्रोसेस एक दफा रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।